आप लोग टेंशन में है क्या? देखिए, एक तो भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। ये पक्का कर लीजिए कि मैं आपका दोस्त हूं। आपका दोस्त हूं, आपके परिवार का दोस्त हूं, आपके अभिभावकों का दोस्त हूं। और एक प्रकार से जिसकी परीक्षा होने वाली होगी, लेकिन आज मेरी है। और आज आप लोग मेरी परीक्षा लेने वाले हैं। और देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा बच्चे, उनके परिवारजन, उनके टीचर्स, उनको साथ रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला है। और शायद ये अवसर इसलिए भी आया है कि जिन जिन लोगों का योगदान है मुझे यहां तक पहुंचाने में, आप सबसे मिलवाने में, मैं सबसे पहले मेरे उन शिक्षकों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अभी भी विद्यार्थी बनाए रखा है। मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली कि भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। और अगर भीतर का विद्यार्थी जीवन भर जीता है तो हमें जीने की ताकत भी देता है। मैं आज विशेष रूप से हमारे देश के, विशेष करके टेलीविजन मीडिया का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस समय स्वच्छ भारत ये विषय लेकर के मैंने देश के सामने विषय रखा, जो ज्यादातर देश के बालकों ने पकड़ लिया। एक प्रकार से वो रिवॉल्यूशन लाने वाले हमारे हर परिवार के बालक हैं। घर में वो टोकते हैं, हे गंदा करते हो, इधर डाल दिया, इधर फेंक दिया, इधर रख दिया। बच्चे जागरूक हो गए और उसके कारण एक माहौल बदला है। और दूसरी उसकी मदद की है मीडिया ने। स्वच्छ भारत अभियान को मीडिया ने इतनी ताकत दी, इतना सकारात्मक रूप दिया कि आज वो हर एक की जिम्मेवारी बनता चला गया है। वरना क्या होता, अगर वो सरकारी कार्यक्रम रहता तो सरकार और जनता तनातनी चलते, तू मैं चलती। लेकिन इसको पूरा रूप बदल दिया मीडिया ने। आज ऐसी ही एक उत्तम सेवा मीडिया के माध्यम से हो रही है। ये बातचीत, ये कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई मोदी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश के करोड़ों बच्चों का कार्यक्रम है। तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि मुझे एक विद्यार्थी के नाते, और आप सब मेरे एग्जामिनर हैं, देखते हैं बाद में आप लोग तय करना कितने अंक देना है 10 में से। तो शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हम 3 सवाल ले रहे हैं। दिल्ली से समीक्षा फंड आपसे सवाल करना चाहती हैं, जो इस वक्त यहीं पर बैठी हुई हैं। Good afternoon, sir. I'm Samiksha from Jawan Navodaya Vidyalaya, Mungeshpur, Delhi, of class 11. My question is, during examination, in spite of being fully prepared and confident, there is a feeling of nervousness till the exam is over. So how can we cope up with this? Thank you, sir. पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के बावजूद परीक्षा समाप्त होने तक डर लगा रहता है। इस स्थिति का सामना कैसे करें? माननीय, इसी से मिलता जुलता एक सवाल संजना ने भी पूछा है, रिपब्लिक टीवी के माध्यम से पूछा है। While writing exams, I tend to forget important diagrams, formulae and definitions, even though I have studied it many times. How do I manage it better?
ऐसा ही सवाल कई बच्चों ने पूछा है। हर्ष शुक्ला हैं जो कि 9वीं कक्षा के छात्र हैं और पुणे में रहते हैं। पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय हम अति कठिन तैयारी करते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं। ऐसे समय में जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता और हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और उसे चूर न होने दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इस बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। आप में से कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास हिल जाता है? कितनों को लगता है? ये सवाल बहुत से बच्चों ने पूछा है और ये बिल्कुल सही सवाल है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे इसलिए कर, ईमानदारी से की है। लेकिन एक चीज होती है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की, क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद आता है उस पेज की 5वीं 6ठी लाइन में ही है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना? मैं बचपन में विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता रहता था। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते थे कि अपने आप को कम मत मानो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं। यानी आत्मविश्वास जगाने की बात करते थे। दूसरी भी एक बात बड़ी मजेदार विवेकानंद जी किया करते थे। वो कहते थे, और उस जमाने में 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा हुआ करती थी। वो कहते हैं कि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा पाठ करो, 33 करोड़ देवी देवता तुम पर आशीर्वाद बरसाएं, सारी कृपा बरसाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, वो 33 करोड़ देवी देवता भी कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा विद्यार्थी सामान्य तौर पे सरस्वती की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ आराध्य देवी सरस्वती मानते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन हनुमान जी को, क्या कारण है? ऐसा क्यों करते हैं? सामान्य तौर पे सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हनुमान जी का मंदिर होगा वहां जरा। मैं जब छोटा था तो मैं उसकी मजाक उड़ाता था और मैं कहता था कि हनुमान जी को इसलिए नमन करके जाता है कि अगर एग्जाम में चोरी करने के लिए कोई चीट लेके गया है और पकड़ा गया तो मास्टर जी को पता होना चाहिए कि हनुमान जी का भक्त है, दिखा देगा। खैर वो तो मैं स्कूल के अंदर चुटकुले सुना देता था तो उसका हिस्सा था, लेकिन हकीकत ये है कि मन में एक भाव रहता है आत्मविश्वास का, ये बहुत आवश्यक होता है। और ये आत्मविश्वास कोई जड़ी बूटी नहीं है जी कि मम्मी कह दे कि आज एग्जाम में जाने से पहले ये टैबलेट ले लेना, वो ऐसे नहीं होता है। आत्मविश्वास वो कोई लंबा सा भाषण सुन ले तो भी आत्मविश्वास आ जाता, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए। कभी मान लीजिए हमारे घर में कहीं पर छोटी पहाड़ी है या घर के पास कहीं कोई बड़ा मकान है, स्टेयरकेस है, और तय किया भाई 3 मंजिला मकान है, चलो देखते हैं। 3 दोस्त
सबसे पहले स्टेयरकेस पे कौन चढ़ के जाता है? जो चढ़ेगा उसको आत्मविश्वास आएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसको लगेगा मैं भी चढ़ूं, वो दूसरे दिन मेहनत करेगा। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है और हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसलिए निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। आप लोग एग्जाम के समय शायद टीवी देखते नहीं होंगे, लेकिन अभी अभी एक खबर मेरे दिल को छू गई। अभी साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। उस विंटर ओलंपिक में कनाडा का एक नौजवान मार्क खेल रहा है और उसको वो स्नोबोर्ड का खिलाड़ी है। और आप लोग स्कूल बोर्ड के खिलाड़ी हो, वो स्नोबोर्ड के एग्जाम दे रहा था, आप लोग स्कूल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, और वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया। लेकिन उसकी कथा ये है कि स्नोबोर्ड की उसकी प्रैक्टिसिंग में 11 महीने पहले उसको भयंकर इंजरी हो गई, यानी 15-20 फ्रैक्चर हो गए। कोमा में था, 11 महीने पहले अस्पताल में पड़ा था। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया और उसने अपने फेसबुक पर 2 फोटो रखी है। एक 11 महीने अस्पताल में पड़ा हुआ कोमा वाला दृश्य और बगल में ब्रॉन्ज मेडल का सम्मान प्राप्त करता हुआ, और फिर आगे उसने लिखा है धन्यवाद जिंदगी। कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा कि हाथ पैर टूट चुके हैं, कोमा में चला गया इंसान है, परिवार भी, अब तो परिवार भी कहता होगा भाई बहुत हो गया, खेल लिया, अब ठीक हो गए, अब मत जाओ। लेकिन चला गया, फिर से कनाडा का सम्मान प्राप्त कर लिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आत्मविश्वास हर पल प्रयासों से, और हम खुद ऑब्जर्व करते रहे अपने आप को, उससे आता है। स्कूल में जाते समय दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा है, दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपको अंक देने वाला है, दिमाग में ये भर दीजिए आप ही आपके एग्जामिनर हो, आप ही अपना भविष्य तय करोगे। और कौन होता है आपका भविष्य तय करने वाला? वो अंक गिनने वाले गिनते रहेंगे, मैं अपने हौसले को लेकर के चलता रहूंगा। इस भाव के साथ बैठिए और आप देखिए, और जीवन में सफलता में आपके पास क्षमता हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसे बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटा आपने, और देश के सिन बच्चों ने मुझे बताया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, 100 के करीब भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा करीब डायलेक्ट्स हैं। कितनी विविधताओं से भरा देश है। लेकिन मेरी मर्यादा है, मुझे देश की इतनी भाषाएं नहीं आती हैं। मैं बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज मुझे ऑनलाइन या टीवी पे या अपने क्लासरूम में देखते होंगे, सुनते होंगे, मैं उनकी भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं। और इसलिए, और मैं मानता हूं उन बालकों को उनकी भाषा में बात बतानी चाहिए, लेकिन ये मेरी मर्यादा है कि मैं तमिल नहीं बोल पाता, मलयालम नहीं बोल पाता, कन्नड़ नहीं बोल पाता। नॉर्थ ईस्ट में जाए तो हर 20-25 साल के बाद एक नई लैंग्वेज है। तो मैं पहले उन सभी बालकों की क्षमा चाहता हूं, और मैं सभी व्यवस्थापकों से कहूंगा कि हो सके तो इन्हीं बातों को उन भाषाओं में वॉइस ओवर करके अगर उन बच्चों तक पहुंचा दिया जाए तो उनकी अच्छी सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय, कंसंट्रेशन को लेकर बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। 2 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। कनिष्का वत्स नोएडा से हैं, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं और आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। कनिष्का। Good
Good afternoon, sir. My name is Kanishka Vats. I am student of class 10th from DV Public School, NTPC Dadri, Noida. So my question is, if any student is willing to concentrate on his or her studies but still gets distracted, so what he or she should do to concentrate more on his or her studies? Thank you, sir. अगर पढ़ाई से ध्यान कहीं और बढ़ता है तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कंसंट्रेशन से ही संबंधित सवाल है प्रणव व्यास का, जो कि BHU से हैं। आइए सुनते हैं। Hello sir, thank you for this great opportunity. This is Pranav Vyas from IIT BHU, Varanasi. I would like to know your experiences on what should one do when we feel overwhelmed and disoriented in whatever we're doing, may it be academics or some passion that we're pursuing. In general, life. कोई अभिभूत या डिसोरिएंटेड महसूस कर रहा हो तब क्या करना चाहिए? माननीय, कंसंट्रेशन के बारे में ये जो 2 सवाल थे उनके बारे में कृपया हमें राह दिखाएं। बहुत लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन एक कोई स्पेशल प्रकार की विधा है जिसको हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप में से हर व्यक्ति दिन में कोई न कोई काम ऐसा करता है जो बड़े ध्यान से करता है। अगर आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो काम मैं जब कर रहा था, कोई गाना सुन रहा था, एक एक शब्द ध्यान था। जब शब्द सुन रहा था तो उसका वीडियो देखा था तो वो चित्र भी मुझे याद आता था। मैं उस गाने के आगे पीछे क्या था वो भी मुझे याद आता था। यानी एकदम से आपका कंसंट्रेशन था, ये आपने अनुभव किया होगा। आपका कोई दोस्त के साथ आप फोन पे बात कर रहे हैं और उस समय आपका प्रिय गाना चल रहा है, लेकिन आपका दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फोन पे आ गया, वो गाना की आवाज चल रही है, अब तक आप गाना में उलझे थे, लेकिन एकदम से शिफ्ट होकर के उस आपके दोस्त के साथ फोन में इतने उलझ जाते हैं कि कौन सा गाना आया, कौन सा गया, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। माँ खाने के लिए चिल्ला रही, सुन नहीं रहे हो, आप लगे हुए हो। मतलब कंसंट्रेशन है कि नहीं? इसका मतलब ये कि जो कोई कहते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूरी है, इसके बजाय आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए। वो कौन सी बातें हैं जिसमें आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, पूरी तरह उसमें लग जाते हैं और वो उसके डिटेल में जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं आप? जिन कारणों से वैसा करते हो उन कारणों को आपने पकड़ लिया, उसी को आपने अपनी रेसिपी बना लिया और चीजों में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन के लिए जो दायरा है बढ़ता जाएगा और आप अनेक विषयों पर उतने ही मनोयोग से काम कर पाएंगे। और एक तो खुद को जांचना परखना, और ये बिल्कुल मन में से मत निकाल दीजिए कि कोई आपको कह देता है। आप जो कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं रहता है, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं रहता है, लेकिन किसी ने आपको बुरा कह दिया और एक वाक्य नहीं 10 वाक्य बुरे बोल गया, आप 6 साल के बाद भी उन 10 के 10 वाक्य याद रहते कि नहीं याद रहते? इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज थी जो आपको छू गई, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद रह गया। आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया होगा और परिवार के दादा दादी ने उस पल इतने बढ़िया ढंग से आपको पुचकारा होगा, आपको आशीर्वाद दिए होंगे, आपको लगता होगा माँ दादा दादी से इतने सालों से मिल रहा हूं लेकिन वो पल मैं भूल नहीं पाता हूं। मतलब जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कंसंट्रेशन में भी आप
अपने मन, बुद्धि, शरीर, हृदय, आत्मा, ये सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर करके लाते हो क्या? ये जो योगा है ना, अभी दिखा रहे थे सारे बच्चे, ये कुछ लोग मानते हैं ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, और कुछ लोग अगर योग बॉडी बैंडिंग का ही खेल होता तो सर्कस में जो लोग काम करते वो सारे योगी होते हैं, सब सर्कस वाले योगी होते हैं। तो ये बॉडी बैंडिंग का काम नहीं है, ये योग का मूलतः काम शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इनको एक सिंक्रोनाइज वे में काम करने के लिए है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा आसन करना, कैसे करना, वो आपकी मर्जी है। आपने देखा होगा, एक बार मैंने मन की बात की थी तो हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी मन की बात में मेरे साथ बातचीत कर रहे थे और देश भर के लोगों ने सुना। उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही थी। किसी बालक ने उनको ऐसा ही एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने एक बढ़िया जवाब दिया था। मैं समझता हूं ये जवाब आपको, हम सबको काम आ सकता है। उन्होंने कहा, जब मैं खेलता हूं तो इसके पहले कौन सा बॉल था, कैसे आया था, मैं रन कर पाया कि नहीं कर पाया, बॉल को ठीक से खेल पाया कि नहीं, इसके दिमाग में खपाता नहीं हूं। दूसरा, इसके बाद जो बॉल आएगा तो कैसा आएगा, मैं 4 लगाऊं या सिक्सर लगाऊंगा, दिमाग नहीं खपाता हूं। मैं उस समय उसी बॉल को खेलता हूं जो आ रहा है, बाकी सब भूल जाता हूं। ये तरीका है, ये तरीका है। हम आगे, इसका मतलब ये नहीं कि अतीत का कोई महत्व नहीं है, अतीत का अपना महत्व है, लेकिन अतीत जब बोझ बन जाता है तो भविष्य के सपने भी रौंद जाते हैं और वर्तमान बोझिल बन जाता है। वर्तमान में जीने की आदत कंसंट्रेशन के लिए एक रास्ता खोल देती है। वही कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता खोल देती है। हम वर्तमान में, कोई आपको मिलने आया है, अब आप कभी कभी कोई किताब पढ़ते होंगे, किताब खुली है, लाइट पर्याप्त है, वातावरण शांत है, खुशनुमा माहौल है, लेकिन आंखें किताब पर है, आंख बराबर एक एक पन्ने पर चल रही है, लेकिन आप ऑफलाइन है। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन से तुरंत समझ आया है। कंप्यूटर पढ़ा है लेकिन आप ऑफलाइन है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, आप किताब से कनेक्ट नहीं होते हैं। और इसलिए जब जो करें आप ऑनलाइन होने चाहिए, जो मिलने आए तो उसी से जुड़े हुए होने चाहिए। चाय पीते हैं, कभी चाय भी पीते हैं, आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको पानी का टेस्ट पता होगा जी। क्यों? क्योंकि हम पानी ऐसे पी लेते हैं। कभी जी भर के पानी पी के देखो, उसकी बूंद बूंद पी करके उसका टेस्ट एंजॉय कीजिए, दैट इज कंसंट्रेशन। आप जीवन को बना सकते हैं। नेक्स्ट। माननीय कालीकट केरला से 9th क्लास की नेहा शर्मा थोड़ा परेशान है। पूछती हैं कि मेरे माता पिता और शिक्षक हमेशा परीक्षाओं में पिछले प्रदर्शन से मेरा आकलन करते हैं। वे हमेशा उन छात्रों के साथ तुलना करते हैं जो मुझसे बेहतर अंक अर्जित करते हैं और इस वजह से हमेशा मैं तनाव में रहती हूँ। ये बात मेरा आत्मविश्वास भी कम करती है और इसीलिए मैं पूरी तैयारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं इस समस्या को कैसे दूर कर सकती हूँ? और ऐसा ही कुछ पूछा है जी न्यूज़ के माध्यम से अरुणा श्रीवास्तव ने। मेरा नाम अरुणा श्रीवास्तव है। मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर की कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मैं आज बस इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल पीयर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, दोस्तों के बीच में इतना तनाव है कि दोस्ती कम और यहाँ आगे निकलने की होड़ कुछ ज्यादा ही है। ETV MP के माध्यम से युक्ति भी कंपटीशन से संबंधित सवाल पूछ रही हैं।
परीक्षा के टाइम पे तनाव का ये कारण है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके परीक्षा के टाइम पे, तो बच्चों के उस पे ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है कि ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं, अपने को फर्स्ट आना है, अपने को मतलब पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं। माननीय, ये थी इन बच्चों के मन की बात। इस बारे में कृपया हमें कुछ बताइए। आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे। उसमें एक व्यूहात्मक दृष्टि से एक सुझाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए। अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। अपने मैदान में खेलते हैं तो आप, अगर कबड्डी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आपकी एक ताकत रहती है। युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की ओर खींच करके लाओ फिर मारो, ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों हो? उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है। आपकी परवरिश अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपके सपने अलग हैं। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और इसलिए आपको उसकी पूरे इकोसिस्टम का पता नहीं है और आप उसको देखकर फिर उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो, तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर माँ बाप की डांट पड़ती है। और इसलिए पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है, आप किस चीज में समर्थ हो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। और इसमें आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। आप उसी में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी, आप देखिए ये सारे जितने खेल जगत के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं, कोई उनकी डिग्री पूछता है क्या? पूछता है क्या? कोई उसका साथी कहता है कि यार ये मेरे क्लास में पढ़ता था, बिल्कुल डब्बू था, बिल्कुल था, लेकिन अब वो डब्बू था लेकिन टेनिस खेलता था तो दुनिया में नाम कमा के ले आता था। क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचानी, वो चल पड़ा। अपने मित्रों की ताकत थी पढ़ाई में, वो पीएचडी होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो उस दिशा में जाएंगे। कभी कभार होता है खुद को न जानना, ये समस्या का एक कारण होता है। एक, हमने जानना चाहिए अपने आप को। दूसरा, जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं। यार वो 4 घंटे पढ़ता है, चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। वो 3 घंटे ये करता है, मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप रहते ही नहीं हैं। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो। आप देखिए। दूसरा, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को आपके प्रतिस्पर्धा में आने दो, आप किसी की प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। आपको अगर ये स्थिति पानी है कि लोग आपको स्पर्धा करने के लिए लालायित हो जाए, लोग आपको मॉडल मान करके प्रतिस्पर्धा के लिए उतर, मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, मुझे करना है तो ऐसे करना है, वो कब होगा? अगर आप अनुस्पर्धा करेंगे, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूं क्या? पहले मैं 30 मार्क्स लाता था, अब 35 ला पाता हूं क्या? पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था, पहले मैं 6 घंटे मेहनत करता था, इतना याद रहता था, अब मैं 2 घंटे मेहनत करके इतना एब्सॉर्ब कर सकता हूं क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना ले और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी, जो ऊर्जा
आपको नई क्षितिजों को पार करने के लिए किसी भी हेल्पिंग हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें, स्वयं से स्पर्धा करें। कल जहां थे वहां से आज आगे जाएंगे। जिन्होंने दुनिया में, आपने यूक्रेन का शायद एक ओलंपियर है, मिस्टर बुका, शायद बुका, वो बांस कूद करता है, हाँ? उसने अपने रिकॉर्ड खुद के 36 बार तोड़े, 36 बार। और हर बार वो जब गोल्ड मेडल लाता है तो गले में इतना वेट हो जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। वो औरों को देखता तो शायद वहीं अटक जाता, चलिए अब गोल्ड मेडल मिल गया, क्या है। नहीं, उसने तय किया ये रिकॉर्ड भी मैं तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। हम अपने आप से अनुस्पर्धा करें। अगर हम अपने आप से अनुस्पर्धा करेंगे, आप अपने आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे हैं विद्यार्थियों ने, वो पूछे हैं पेरेंट्स के द्वारा जो दबाव बनाया जाता है उसके बारे में। दिल्ली से दीपशिखा यहाँ मौजूद हैं जो आपसे अपना सवाल पूछेंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपशिका है। मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका से हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, परीक्षा के दौरान माँ बाप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, और जब बच्चे 80 से 90% अंक प्राप्त करते हैं उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं उनका बच्चा या बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, जिससे बच्चों के अंदर की इच्छाएं मर जाती हैं। ऐसा होना सही है या गलत? धन्यवाद सर। 3 सवाल और ले रहे हैं हम। लेह से डिग्री कॉलेज सेकेंड ईयर की छात्रा लीला बानो का सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। नमस्ते सर, आई एम लीला बानो फ्रॉम लेह लद्दाख। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर एट एलेजर जॉर्डन मेमोरियल कॉलेज लेह। Sir, as you know, our parents have very high expectations from us. They need to understand that we all are different individuals having different abilities and calibers. Could your worthy self please make our parents understand that and request them to take us as we are? Thank you, sir. Thank you, sir. हमारे माता पिता हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, क्योंकि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। क्या आप हमारे पेरेंट्स से कह सकते हैं कि हम जैसे हैं वैसा ही हमें स्वीकारें, एक्सेप्ट करें? कुशल शर्मा ने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए अपना प्रश्न पूछा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज टेल अस हाउ टू टैकल सोशल pressure from relatives and neighbors before and during exams. Sometimes it gets very annoying and demotivating. तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं? सर, एक सवाल और है। कार्तिक गुप्ता IIT BHU से अपने मन की बात पूछ रहे हैं। हाउ कैन वी चेंज द मेंटालिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स हु फील दैट स्टडिंग इज ओनली फॉर अर्निंग, यानी पढ़ाई सिर्फ कमाने का जरिया है। सभी ने पेरेंट्स के प्रेशर की बात की है और हम सभी उत्सुक हैं आपसे जवाब सुनने के लिए। वैसे तो ये मेरी सोच थी कि स्टूडेंट्स के सवाल आएंगे, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि जितने सवाल स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, माँ बाप भी उतने ही हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा कि इन बच्चों को कुछ ठीक करो। माँ बाप मुझे कह रहे हैं कि आप इन बच्चों को समझाओ वो अपनी मेंटालिटी ठीक करें। पहली बात है कि हम अपने माता पिता के इरादों पर शक न करें, हम उनको आदरपूर्वक समझने का प्रयास करें। वे भी हमारे लिए जिंदगी खपा देते हैं। कोई अच्छी चीज खरीदनी है तो नहीं खरीदते हैं, क्यों? तो बड़े बच्चों को फीस देनी है। कहीं जाना है बाहर तो नहीं जाएंगे कि बच्चों की एग्जाम है। माँ बाप
और ये स्वीकार के चलना चाहिए कि माँ बाप के जीवन का ड्रीम होता है अपने बच्चों को कुछ देखने का, और इसलिए उनकी निष्ठा पे शक नहीं करना चाहिए। और एक बार अगर ये पक्का हो गया कि भाई उनका इरादा नेक है, वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए दरवाजा खुलता है। वरना क्या होता है, 5 बजे पापा ऑफिस से आने का टाइम है, चलो यार किताब लेके बैठ जाओ, खेल खेलना है यार, छोड़ो नहीं खेलना है, पापा का आने का टाइम हो गया। ये माहौल अच्छा नहीं है, ये तनावपूर्ण एक प्रकार का वातावरण परिवार में तबाही कर देता है। दूसरी तरफ ये भी कठिनाई है कि बहुत से माँ बाप होते हैं जिन्होंने बचपन में सपने उनके अंदर किसी ने बोए होते हैं, और वो सपना बड़े होते हैं वटवृक्ष बनता जा रहा है। वो अपने सपने तो खुद पूरे नहीं कर पाए, तो फिर वो सपने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं तो टीचर होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। वो कहता है मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों की क्षमता, परवरिश, इन सारी चीजों को देखे बिना खुद के जो अधूरे सपने रह गए हैं, कहते हैं ना लोग कि भाई मैं तो इसमें मानता नहीं हूं इसलिए आप भी मत मानिए, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत हुआ करते हैं। तो कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती और मरते हैं तो कहते हैं भूत हो जाते हैं, फिर वो इच्छाओं के लिए तड़पते रहते हैं। तो कभी कभी इच्छाओं के भी भूत होते हैं, इंसान के हो या न हो, और वो भूत आपको जकड़ लेते हैं। डायलॉग करना चाहिए माताजी पिताजी के साथ, खुल करके बात करनी चाहिए, अच्छे मूड में हो तब करनी चाहिए। और ये बात हिंदुस्तान के बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है। भारत का बच्चा जन्मजात पॉलिटिशियन होता है। क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में उसको पता होता है कि ये काम करवाना है, पिताजी को पता चलेगा तो नहीं होगा, तो चुपचाप दादी के पास जाता है। उस दिन दादी को पूछेगा दादी जी पानी ले आओ, दादी जी आइए ना थोड़ा बाहर टहल के आता हूं, मैं साथ ले चलता हूं, मंदिर चल के। फिर बातें आता है दादी मेरे लिए कर देना पड़ेगा, और दादी कर देती है। और दादी बेटे को भी डांटेगी, वो बेटे के लिए इतना ही नहीं करते, तो बच्चों को मालूम है कि कुछ काम करवाना है तो दादी से हो जाएगा, कुछ मम्मी से हो जाएगा, कुछ बड़े भाई से हो जाएगा, कुछ काम खुद का नहीं होने वाला है तो बहन को टाइट करो, और बहन को बोलो तुम आज बराबर ड्रामा करो और करवा लो। और बहन घर में अगर एक बार उसने हवा बना ली तो पापा की ताकत नहीं है कि वो मना कर सके। नाम बहन का, काम भाई का, यही होता है परिवार में। लेकिन मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप इसको जो सोशल स्टेटस बना दिया है, जो अपने यार दोस्तों में कहीं मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो सब बात करते हैं कि मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, तो उनके मन में रहता है कि मैं वहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। उसका तो बेटा यहाँ पहुँच गया, उसकी तो बेटी वहाँ पहुँच गई, और मैं ही हूँ कुछ बोल नहीं पाया और मुझे घर आना। और फिर वहाँ जो सुना, बस सामने आप मिले नहीं कि मरे नहीं। समाज में वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं, फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, मेरा कुछ हुआ नहीं। और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने कैसे बच्चे बड़े किया, क्या सिखाया जाए, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसी को डांटते रहते हैं कि तूने क्या सिखाया,
ऐसे बुद्धू पैदा कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या। और घर पहुंचते ही तुम मिल गए सामने तो खेल खत्म। और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए, आप दुनिया से मत छुपाइए। अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए, उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो। हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है। अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक को उस परम शक्ति के साथ जोड़ करके रखें तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। उधारी चीजें मत थोपो जी। अगर ये हम कर लेते हैं तो, और मैं अभिभावकों के रोल को बड़ा महत्व समझता हूं, वो बच्चे की केयर करे, दबाव न डाले। ये अंक वगैरह तो जिंदगी नहीं होती है जी। क्या एक एग्जाम जिंदगी होती है क्या? आपको दुनिया में बहुत लोग मिले होंगे। अब आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, उनका तो फाइटर प्लेन के पायलट बनने का इरादा था, फेल हो गए। क्या जिंदगी पूरी हो गई क्या? वहां फेल हो गए तो देश को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिल गया जी, देश को एक उत्तम राष्ट्रपति मिल गए। और इसलिए जिंदगी, ये माँ बाप के दिलों दिमाग में ये बार बार वातावरण बनना चाहिए, अभिभावकों ने भी करना चाहिए। अगर ये रहता है तो मैं समझता हूं कि ये जो घर का तनाव है, और उस तनाव समस्या बन गया है जी, ये एक सोशल स्टेटस बन गया है। और आप 90 लाओ तो पूछेंगे 95 क्यों नहीं लाए। 95 लाएंगे तो बोले देखो उसका तो 95 आया, तूने क्या कमाल कर दी। अगर आप 97 लाए, अब क्या है, अब तो 80% बच्चे 97 लाते, तू कौन सा बड़ा 30 मार्क की करता है। अच्छा, हम हिम्मत नहीं कर सकते पूछने की कि आपका क्या हुआ था। और इसलिए एक खुलापन, एक तंदुरुस्त वातावरण परिवार में रहे, और सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, सामान्य रूप से ऐसा रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि बेटा बेटी 18 साल के हो जाए तो माँ बाप ने उन्हें मित्र के रूप में मानना चाहिए। संस्कृत में बहुत बढ़िया सुभाषित है, उनको मित्र मानना चाहिए। खैर मैंने तो पहले कह दिया कि मैं आज मित्र हूं आपका, और आज नहीं हमेशा हूं। दो क्वेश्चंस हैं माय गव के ज़रिए। अभिनव पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय मेरा मन करता है कि थोड़ी देर खेलूं, दोस्तों के साथ गप्पे मारूं, पर फिर लगता है कि इससे परीक्षा की तैयारी में नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? अक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ के माध्यम से माननीय आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हैं। मेरा नाम सलोनी है, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो बाकी चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है उससे कैसे बचा जाए, और फ़ोन का कम से कम यूज़ कैसे किया जाए ताकि हम स्टडीज़ पे फोकस कर सकें। माननीय कृपया इन्हें और सबको इस बारे में कुछ गाइडेंस दें। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते। अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं उसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे तो आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। आपने देखा होगा, मेरे कुछ साथी मुझे बहुत बार कहते हैं कि मोदी जी आप जब टीवी में देखते थे गंभीर क्यों दिखते हो। आपकी भी शिकायत होगी ना। मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूं, किसी समारोह में बैठा हूं, मंच पे बैठा हूं, तो एकदम सोचने में चला जाता हूं, तो मेरा चेहरा वगैरह फिर उसी में उलझ जाता है, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब
देखने वालों को यार टीवी बंद करो, ऐसे ही लगता होगा यार ये मोदी आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं डिफोकस नहीं करता हूं, लेकिन उसी समय मंच पर बगल वाले से थोड़ी बात करता हूं, एकदम से आप देखते होंगे मुझे रिलैक्स महसूस करते होंगे आप। तो मैं जैसे ही डिफोकस होता हूं सब कुछ सरल हो जाता है। और इसलिए 24 घंटे एग्जाम, कैरियर, परीक्षा, ये जो शब्द है ना जी, सजेशंस, श्योर सजेशंस, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल, न जाने क्या क्या शब्दों। अगर आपका कोई आज के युग के ज़माने में अगर डिसेक्शन किया जाए तो यही शब्द भम 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 करके निकलेंगे, क्योंकि यही शब्द भरे पड़े हुए हैं। कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। और इसलिए खेलना, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। पता है पंच महाभूत है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, है अग्नि, है ना? आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, टिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे, लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे ही मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है? आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और इसलिए हमने प्रयत्न पूर्वक इन पंच महाभूतों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। कभी खुले पैर से मिट्टी में दौड़ने का आनंद तो लीजिए। कभी, अब मुझे बराबर याद है, मैं मेरे यहाँ तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं तालाब में ही नहाता था, ठंड हो या गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन मैं एग्जाम के दिनों में भी मेरे गांव के तालाब में रेगुलर जाता था। मुझे वो फ्रेश कर देता था पानी। और इसलिए मैं मानता हूं कि सारी चीजों को एक जैसा, मैंने देखा है कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आप अगर बोर्ड में है, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद। अमिताभ बच्चन होते तो कहते दरवाजा बंद। यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते हैं। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बढ़े हो उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे, संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। सुनने का शौक है, सुनिए। जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। लेकिन डीफोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस करते हैं और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी नहीं। और इसलिए मेरा आग्रह है, फोकस तब होता है जब आप डिफोकस करना सीखते हैं। और डिफोकस करने के लिए आपके बचपन की जो आदतें हैं वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसी के साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कुछ पल जी लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। माननीय, हम भारतवासी आभारी हैं कि आपने भारतीय परंपरा योग को विश्व में स्थापित किया है और हम गर्वित भी हैं। बच्चों में, स्टूडेंट्स में काफ़ी जागरूकता आई है योग के बारे में। दीप्शी ग्रोवर दिल्ली से हैं, आपसे कुछ पूछना चाहती हैं और इस समय वो यहाँ पर हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं दीप्शी ग्रोवर दयाल सिंह कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि परीक्षा के तनावपूर्ण दिनों में योग हमारी किस तरह सहायता करता है? क्योंकि आप स्वयं योग करते हैं,
हम विद्यार्थियों के लिए कुछ आसन बताएं। धन्यवाद। माननीय टाइम्स नाउ टीवी चैनल के जरिए सारिका माकन ने आपसे पूछा है कि आई एम इन क्लास 12 विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम, काइंडली एडवाइज सम पर्टिकुलर योगा आसनास व्हिच कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन। आई हैव आल्सो रेड योर बुक एग्जाम वॉरियर्स। आई थिंक इट शेयर्स some great tips which help students to deal with exam psychologically. कृपया इन सवालों के बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। मैं भावना जलाल, केंद्रीय विद्यालय IIT देहरादून की छात्रा, आपसे पूछना चाहती हूँ कि तथ्यों के मूल्यांकन के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि 20% सफलता इंटेलिजेंस क्वेश्चन के कारण और 80% सफलता इमोशनल क्वेश्चन के कारण मिलती है, परंतु हम विद्यार्थी EQ को कहीं ना कहीं भूलकर IQ को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। अतः महोदय, आपसे यह गुजारिश है कि आप हमें EQ और IQ में समान रूप से संतुलन कैसे बैठाएं, में सलाह दें, ताकि आगे आने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं और जीवन में आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। धन्यवाद। एक ऐसा सवाल है जो सीधा एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन IQ और EQ ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन किसी को पूछोगे कि IQ क्या है, EQ क्या है, नहीं बोले वो इंटेलिजेंट है IQ, EQ क्या, तो यार सुना है, होगा कुछ इमोशनल कुछ चलता है। मैं बड़ी सरल रीत से बताता हूं आपको। एक तो ये बताया जाता है कि IQ का खिलने का जो सबसे बड़ा अवसर होता है, जो विज्ञान से संबंधित लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के पहले ही ये सब ऑलरेडी पनपना हो जाता है, बाद में तो उसका प्रगटीकरण होता है। कोई बालक, अपनी माँ उसको झूले में सुला करके गई है और उसको सुला करके उस झूले के ऊपर एक घुंघरू बंधा हुआ है और माँ ऐसे थप मार करके जाती है तो उसमें से घुंघरू की आवाज़ आती है। तो आपने देखा होगा वो बच्चा ये देखता है, 2 महीने 3 महीने 5 महीने का बच्चा होगा, वो देखता है कि माँ ने ऐसा किया तो घुंघरू की आवाज़ आई। अब माँ तो अपने काम में लग गई, लेकिन वो अपने पैर ऊपर कर करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि घुंघरू बच जाए। दैट इज IQ। समझ आया? उस बच्चे ने 3 महीने बच्चे ने उसको पकड़ लिया और उस घुंघरू उसने कोशिश करता है, सोए सोए पैर मार के ऊपर ऊपर कोशिश करता रहेगा और रोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, उसी में वो कंसंट्रेशन होगा उसका, क्योंकि उसने देखा है कि माँ ने ऐसा किया था, घुंघरू की आवाज आई थी जो अच्छी लगी थी, वो उसी को करता रहता। वो हो गया IQ। अब मान लीजिए माँ को बहुत काम है, बेटे को सो जाए तो अच्छा है, तो बढ़िया सा आवाज हो किसी की, बहुत ही अच्छा गाना गाने वाला सीडी हो, वो झूले के पास लगा दे ताकि वो गीत बजेगा तो बच्चा सो जाएगा। लेकिन बढ़िया से बढ़िया गायिका हो, बढ़िया से बढ़िया शब्द हो, बढ़िया से बढ़िया संगीत हो, लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। लेकिन माँ तुरंत किचन से दौड़ के आती है, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करती है और खुद अपनी फटी आवाज से ऐसे ही गाना शुरू करती है, बच्चा सो जाता है। ये है EQ। ये जो उसके इमोशंस हैं, आवाज नहीं, शब्द नहीं, लहजा नहीं, सुर नहीं, स्वर नहीं, कुछ नहीं, जो इमोशंस कनेक्ट है। और इसलिए IQ और EQ दोनों का जिंदगी में संतुलित विकास अनिवार्य है। और यह भी सही है कि EQ का बहुत बड़ा रोल होता है। EQ इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी भी EQ से आती है।
अब ये ईक्यू कैसे बढ़ता है? अगर हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो चलो भाई, किसी ने कहा था सब ब्लड डोनेशन मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब ब्लड डोनेशन करता हूं, लेकिन पता चलता है कि यार मैं उसको पहचानता था, मेरा ब्लड तो उस दिन उसको काम आ गया, उसकी जिंदगी बन गई, मेरा आईक्यू ईक्यू में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मेरा इमोशनल बॉन्डिंग था। हम जितनी संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ते हैं, आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक टीचर से पूछा था, ऐसे ही बातें कर रहा था, तो उनका एक नियम था कि वो किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो वो बच्चों को आग्रह करते थे कि तुम आज अपने परिवार के साथ ऑर्फनेज में जाके आओगे, या किसी वृद्धाश्रम में जाकर के आओगे, या किसी अस्पताल जाकर के आओगे, लेकिन स्कूल आने से पहले तुम्हारा जन्मदिन मैं तब मानूंगा कि तुम जाकर के आए हो। उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को आदत डाली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? उसने कहा साहब मैं तो उसके आईक्यू के लिए क्लास में बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन उसका इमोशनल बॉन्डिंग, उसकी संवेदनाओं का विस्तार होना जरूरी है। और इसलिए मैं बच्चों का जन्मदिन क्लासरूम में ताली बजा करके, केक काट करके, चॉकलेट बांट करके नहीं करता हूं। मैं उसको जहां दर्द है, दुख है, पीड़ा है, संवेदना है, उस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता हूं। और वो उस दिन जन्मदिन होने के कारण बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होता है, उसकी सारी मनस्थिति स्वकेंद्रित होती है, और इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत ताकत के साथ रजिस्टर होता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जिस दिन उसकी सबसे जागृत अवस्था है, उस दिन उसको इन संवेदनाओं से जोड़ूं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में ऐसा कुछ समय ऐसे लोगों के बीच में बिताएं, कभी उनको पूछें तो। हमने कभी, हमारे यहां जो अखबार डालने के लिए आता होगा ना, कभी उसका नाम नहीं पूछा होगा। 2 दिन नहीं आए तो कभी नहीं पूछा होगा, अरे भाई तुम बीमार तो नहीं थे, क्या हो गया? कभी एग्जाम हुई तो आपने उसको नहीं पूछा होगा, अच्छा आपके बच्चों भी एग्जाम होती होगी, कैसे करते हैं आप? नहीं पूछा होगा। दूध देने वाला, घर में दूध बेचने वाला जो सुबह दूध देने आता है, हमको नाम भी पता नहीं होगा उसका नाम क्या है। जो ड्राइवर हमें स्कूल ले जाता है, हम 20, 22, 25 बच्चे स्कूल में बैठते हैं, हमारे में से किसी को उस ड्राइवर का नाम मालूम नहीं होगा, इतना ही पता होगा ड्राइवर भाई, ड्राइवर अंकल। कभी पूछा कि आप यहां कैसे आए, बच्चे क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आपका खुद का सोचने का तरीका बदल जाएगा। हम समाज के इन लोगों से जितने संपर्क में आते हैं, इतना हमारा ईक्यू बहुत ही शार्पन हो जाता है, बहुत शार्पन हो जाता है, जो हमारी जिंदगी के एक सेंस ऑफ मिशन जिसको कहें, सेंस ऑफ मिशन को बनाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आईक्यू सक्सेस दे सकता है, लेकिन सेंस ऑफ मिशन देने में ईक्यू बहुत बड़ा रोल करता है। और हमने, अभिभावकों ने, टीचर्स ने ईक्यू के प्रति लगातार फोकस रखना चाहिए, तब जाकर के खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धी को मात दे दी, विजय निश्चित हो गई, लेकिन प्रतिस्पर्धी अगर गिर गया तो मैं अपना विजय की चिंता किए बिना उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ में पहुंच जाता हूं, तुरंत उसको खड़ा कर देता हूं। मैदान में हूं, हार जीत का फैसला होने वाला है, लेकिन मेरी मानवीय संवेदना कहती है अरे छोड़ो खेल, वो गिर गया है, मैं पहले उसकी मदद कर दूं। वो ईक्यू आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत देता है, और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। माननीय, जो आसन के बारे में, योग आसन के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुछ आसन बताइए जिससे कि स्ट्रेस कम हो। देखिए, योग आसन के संबंध में एक जो भ्रम है कि इस आसन से ऐसा होता है, इस आसन से होता है, उसके साथ एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन आप शुरुआत, आपको जो आसन अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट देता है, उसे से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ताड़ासन, आप हैरान होंगे, इन दिनों
दुनिया के कई देशों में परिवारों में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन को रेगुलराइज कर दिया गया है। और आपने भी देखा होगा, घर में जब 13-14 साल के हो जाते और अपना दोस्त थोड़ा ऊंचा हो गया तो अपना भी मन करता है एकदम खड़े हो जाते हैं, ताड़ासन करने लग जाते हैं। मन में तो ये रहता है कि मैं ताड़ासन कर रहा हूं तो शायद मेरी हाइट बढ़ेगी। हकीकत में उसकी पूरी प्रक्रिया है, वो आपको आपके शरीर, मन, बुद्धि एक साथ कैसे काम करते हैं वो सिखाती है। आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं आपको पता चलेगा। आप लोग यहां, मैं कहता नहीं एक प्रयोग करना, 2-3 दोस्त मिलकर के करना, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप खड़े रहिए, सबको पूछोगे तो जवाब एक ही आएगा, सबको अपने पैर पे खड़े हैं। सही है ना? ऐसे ही मैं खड़ा हूं तो आप सब यही कहेंगे ना कि मैं पैर पे खड़ा हूं। क्या कहेंगे? मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, वही कहेंगे ना। लेकिन आप ऑफलाइन तो नहीं है ना। अगर बारीकी से देखोगे, आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं। अगर जैसे ही बॉडी की तरफ थोड़ा नजर करोगे तो आपको ध्यान आएगा, नहीं मेरा तो पूरा वेट मेरी कमर पे है। अगर वहां कॉन्शियस होकर के थोड़ा उसको रिलैक्स किया तो ध्यान आएगा, नहीं नहीं मेरा पूरा बॉडी वेट तो बटक्स पे है। फिर वहां रिलैक्सेशन किया तो ध्यान आएगा कि नहीं नहीं मेरा तो पूरा बॉडी वेट नी पे आके अटका हुआ है। फिर एंकल पर आके, बहुत बाद में पता चलेगा कि तलवे पर वेट आता है। इट मे टेक 1 or 2 मिनट। और यूं ही खड़े हैं तो आपको भी पता नहीं है कि आप पैरों पे खड़े हैं कि कमर पे खड़े हैं। आप आज ही प्रयोग यहां से निकल करके 3 नौजवान खड़े करके एक दूसरे का टेस्ट लीजिए। अब ये आप सीख गए तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। अब शवासन है, योग निद्रा है, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है जो योग निद्रा के द्वारा, उसकी सीडी अवेलेबल होती है। आप इस सीडी को के आधार पर खुद भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी कम नींद भी आपको साउंड स्लीप देती है। और मैं मानता हूं कि नींद बहुत आवश्यक है जी। इसका मतलब ये भी सोते ही रहे हैं और घर में सब कहे तो कुंभकर्ण है, ये ऐसा नहीं। क्वालिटी स्लीप। मैं इतना सारा जिम्मा लेकर के काम कर रहा हूं, आप जानते होंगे क्या कुछ नहीं होता होगा, लेकिन मुझे बिस्तर पर जाने के बाद शायद 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। 30 सेकंड ऐसे ही धड़ाक से सो जाता हूं। पूरा दिन भर काम में लगा रहता हूं तो देरी नहीं लगती, लेकिन जब उठता हूं तब एकदम क्वालिटी नींद पूरी कर करके उठता हूं। घंटे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी नींद को भी वेरीफाई कीजिए, देखते रहिए। योग निद्रा का प्रयोग ऐसा है, YouTube पर जाएंगे तो वहां भी अवेलेबल होती है। आप योग निद्रा, और बड़ा सिंपल प्रयोग है, ऐसे ही सोए सोए ट्रैवलिंग करना होता है। कभी पैर के पास चले गए, कभी हाथ के पास चले गए, दिमाग के पास चले गए, कान के पास चले गए, खुद के ही ट्रैवलिंग करना होता है। 1-2 मिनट में एकदम से गहरी नींद में चले जाते हैं। आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। और इसलिए कोई पर्टिकुलर आसन के पीछे अभी मत पड़िए, जो आपको कंफर्ट है उसी को। अच्छा, कुछ लोगों की सोच यह है कि योग यानी बॉडी बेंडिंग, इस चक्कर में मत पड़िए। जहां जाए अटक जाइए, उसी को एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस को एंजॉय कीजिए, पेन को एंजॉय कीजिए। आप पोजीशन पाने के लिए कोशिश मत कीजिए। आप देखिए, आपको एक अलग अनुभूति होगी। बच्चों, आपको भी और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको भी बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे देश भर के लाखों, हजारों बच्चे इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर बातें शेयर कर रहे हैं, पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, फोटोज शेयर कर रहे हैं, और सब में इतना उमंग, इतनी उल्लास और इतनी खुशी है, और सभी बहुत उत्साहित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस इंटरेक्शन से और उनकी बातचीत से। कुशाग्र पायल शिलोंग से हैं, जो क्लास 10th के छात्र हैं, और इनका भी प्रश्न हमारे सामने है। Good morning, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। I am Kushagra Payal of class 10 from Assam Rifles Public School, Shillong.
Sir, my question to you is that what role do you suggest for the teachers to play in developing confidence among students facing in the examination? धन्यवाद सर। शिक्षकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या रोल निभाना चाहिए? माननीय, हम सबको इस बारे में कुछ बताएं। वैसे शिक्षक अपना दायित्व निभाते ही हैं, इसलिए मुझे उनको कोई ज़्यादा एडवाइस करनी नहीं है, लेकिन वक्त काफ़ी बदल चुका है। एक समय ऐसा था, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कि परिवार में अगर कोई अच्छी चीज़ खाने पे बनती थी तो माँ को मन करता था कि तेरे टीचर को ज़रा उनके घर थोड़ा दे करके आ जाओ। ये ठीक है कि मेरे यहाँ मेरे टीचर बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, लेकिन माँ का मन करता था कि कुछ बना है अपने घर में, तेरे टीचर को दे आओ, कुछ अच्छी चीज़ हुई है टीचर को बता दो। टीचर एक प्रकार से फैमिली मेंबर हुआ करते थे। कभी कभी माँ बाप जो बात बच्चे को नहीं बता सकते थे तो माँ बाप टीचर को कहते थे और उसको कहते थे कि ज़रा आप उसको थोड़ा समझाइए ना, और टीचर टीचिंग के सिवाय ये काम करते थे। माँ बाप का टीचर पर एक भरोसा हुआ करता था कि जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हम अपने बेटे से नहीं कर सकते, वो टीचर कर पाएंगे। आज धीरे धीरे स्थिति ये है कि बहुत से माँ बाप शायद टीचर को पूरी तरह जानते भी नहीं हैं, और जानते तो तब है कि जब बेटा आकर के शिकायत कर दें कि टीचर ने मुझे डांट दिया, तो दूसरे दिन गुस्सा करके माँ बाप स्कूल पहुंच जाएंगे और वो टीचर का लेफ्ट राइट करके ही छोड़ेंगे, तब जाके पता चलता है ये उसका टीचर है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे परिवार में फैमिली डॉक्टर, वो परिवार के सब लोगों की सेहत के विषय में जानकार होता है, वैसा ही एक जमाना था टीचर पूरे परिवार के लोगों को बराबर इकोसिस्टम जानता था और उसके अनुसार वो बच्चे को गाइड करता था, हाथ पकड़ के चलाता था, उसका परिणाम मिलता था। आज वो एक कट हो गया है। मैं सभी टीचर से चाहूँगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े, उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा को जाना है। आप देखिए, मुझे बराबर याद है, मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं राजनीति में नहीं था, एक स्कूल ने फंक्शन में मुझे बुलाया था, शायद स्कूल के 25 साल हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊँगा, लेकिन मैं वहाँ टीचर से भी बात करना चाहूँगा, अलग से मुझे थोड़ा समय मिले। तो मैं टीचर से बैठा और मैंने उन टीचर्स को पूछा, बड़ी स्कूल थी, काफ़ी नामांकित स्कूल थी। मैं उन टीचर्स के साथ बैठा, मैंने उनको पूछा कि भाई आप में से कोई 20 साल से वैसे कितने विद्यार्थी हैं कि जिनका नाम लेते ही आपको गर्व महसूस होता है और आप महसूस करते हैं कि मेरी स्कूल का बच्चा था, ये मेरे क्लास का बच्चा था, ये मेरे सब्जेक्ट का स्टूडेंट था और उसने ज़िंदगी में ऐसा नाम कमाया है। आपको कोई याद है क्या? और आप हैरान हो जाएंगे, कोई मुझे बता नहीं पाए, कोई बता नहीं पाए। मैंने कहा कि आप में से कितनी डिग्रियां लेकर के निकले उसके बजाय कितनों की जिंदगी बनी। अगर ये आपका क्षेत्र नहीं है तो फिर शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और ये बात उन टीचरों को छू गई। फिर मैंने कहा बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके स्कूल के कोई स्टूडेंट है जो जेल में है? चौंक गए वो, उनकी मुंडी नीची हो गई, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने 2 एक्सट्रीम सवाल पूछे थे उन टीचर्स को। अगर मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा कभी किसी बुरे काम में नाम सुनाई दे तो एक टीचर के नाते मुझे चोट पहुंचनी चाहिए, और मेरे हाथ से निकला हुआ बच्चा जब जिंदगी में कुछ प्राप्त करता है वो दिन मेरे लिए सुहाना हो, ये टीचर के मन का भाव होना चाहिए, तब जाकर के। और मैंने ऐसे टीचर देखे हैं, मैंने ऐसे टीचर देखे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन की एक इच्छा थी, क्योंकि मैं
घर छोड़ करके 30-40 साल बाहर रहा था। मैं कभी किसी को मिला नहीं था, एक गुमनाम सी जिंदगी में चला गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मेरे सभी टीचर को बुलाऊं। तो मैंने सूची बनाना शुरू किया, मेरे अफसरों को काम पे लगाया। जो बचपन में जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया था उनकी आयु करीब 96 हो गई थी। सबकी सूची बनाई, सबको मैंने एक कार्यक्रम में इकट्ठा किया, सार्वजनिक तौर पर मैंने उनका सम्मान किया और मेरे मन को एक संतोष हुआ कि मेरे टीचर का मेरी जिंदगी में। तो जैसे टीचर से हमारा भाव है वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए। हम टीचर, वो तो सरकारी नौकरी करता है या उसको तनख्वाह मिलता है, उसकी जिम्मेवारी है पढ़ाएं, जी नहीं। मेरे माँ बाप के बाद यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूं। तो एक तरफ हमारी भी जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ हमारे टीचर्स की भी जिम्मेवारी है। इन दोनों को हमेशा, आपने देखा होगा खेल की दुनिया में भी टीचर होते हैं, लेकिन वहां शब्द प्रयोग होता है गुरु। गुरु शब्द, तो गुरु शिष्य परंपरा। आपने देखा होगा कि ये गुरु ऐसे होते हैं, खुद के संतानों की लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया हो, लेकिन अपने शिष्य के लिए वो अपना जीवन खपा देते हैं। अगर वो अच्छा रेसलर है और उस गुरु के पास ट्रेनिंग ली है तो उस रेसलर के लिए वो गुरु सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत करते हैं। अपने बच्चे बीमार होंगे तो भी शायद 4 बजे नहीं उठेंगे, लेकिन अपना एक शिष्य अच्छा रेसलर बने। ये जो गुरु शिष्य संबंध है जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। आज भी जब एक खिलाड़ी सक्सेस पाता है तो वो सबसे पहले अपने गुरु को याद करता है, और एक गुरु का शिष्य जब सक्सेस पाता है तो गुरु उस शिष्य को याद करता है। ये नाता शिक्षा जगत में भी पनपता रहना चाहिए, बनता रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे शिक्षक भी हम लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं। हम भी उनकी अच्छी चीजों को स्वीकार करते चले और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये दोनों स्थितियां हमें उपकारक निकलेगी। नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सवाल पूछा है जय मिस्त्री ने। सर, व्हाट शुड बी द रूटीन ऑफ द डे एंड नाइट 1 day बिफोर एग्जाम? सर, हाउ टू डू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉर आवर स्टडीज? माननीय कृपया इस पर रोशनी डालें। हर किसी को पूछो कि भाई सबको, आपको 100 लोगों को पूछो, 80 लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? आप भी अपने दोस्तों को कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? आपको भी 24 घंटे मिले, उसको भी 24 घंटे मिले। उसका कारण यह है कि उसको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं है। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है और वो कौन सी चीजें हैं जो मैं समय को बर्बाद करता हूं। मैं बिजी होता हूं, लगातार काम करता हूं, लेकिन जो करना चाहिए वो करता नहीं और नहीं करना चाहिए वो पहले करता हूं, और उसी के कारण मेरा समय के साथ हमेशा तनाव रहता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम आता है। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए कि चलो ठीक है अब ये आ गया है तो कुछ समय यहां निकाल दूं, लेकिन मैं बाकी समय को एडजस्ट करूं। आपको खुद को लगना चाहिए, वरना अभी मैंने ये काम तय किया मैं ये नहीं करूंगा, अभी मुझे होमवर्क करना है मैं ये नहीं करूंगा। सहज लचीलापन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, हम जिस माहौल में जी रहे हैं उस माहौल में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। जीरो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। करूं या न करूं के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर ये हम साइकी बना करके करते हैं तो आप देखिए कि आपकी दिनचर्या ठीक से चलेगी।
कुछ लोग हैं डेली डायरी लिखने की आदत नहीं हो, ऐसे बहुत लोग होंगे, जरूर निकले। एक टेम्पररी आप एक महीने के लिए लिखिए, और महीने भर आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं, और जरा भी छुपाए बिना आप लिखिए। रात को लिखिए कल क्या क्या करना है, वो एक डायरी अलग रखिए, उसको हाथ में लगाइए, लिख लिया। दूसरे दिन दूसरी डायरी सुबह लीजिए, और जैसे जैसे करते जाएं लिखते जाइए, फिर रख दीजिए। रात को फिर वो डायरी निकालिए, कल क्या करूंगा लिख दीजिए। महीने पर दोनों डायरियों को अलग रखने दीजिए। एक महीने के बाद दोनों डायरियों को मैच कीजिए, और रात को आपने क्या सोचा था, दिन भर क्या किया, आपको देखोगे 80% चीजें आपने वो की होगी जो आपने तय किया था उससे विपरीत होगी। आपको समझ आएगा, अरे मैं कैसा हूं, मैं तो बहुत बिजी था। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप ही अपने आप को एकदम से करेक्ट कर सकते हैं। और बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। आप कल क्या करना है वो लिख लीजिए, और क्या हुआ वो रात को फिर से लिख लीजिए। दोनों डायरी अलग रखिए, दोनों डायरियों को बार बार मत देखिए, एक महीने के बाद ही देखिए, आपके सारे सुधार अपने आप हो जाएंगे। इंडिया टीवी के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं गौरव सिंह, आइए सुनते हैं। My name is Gaurav Singh and I'm a student of class 11th, Noida Public School Sector 23. मेरा मोदी जी से बस एक ही सवाल है कि हमारे पास आज की डेट में करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, इवन आई हैव चूजन वन एज ह्यूमैनिटीज़, बट इट्स कि इतना वास्ट हमारा जो हमारे पास जितना वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं ही क्या कोई भी स्टूडेंट एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि उसको अपने करियर को किस चीज़ को लेकर के चूज़ करना चाहिए, क्या ध्यान में रख करके चूज़ करना चाहिए, उसको फ्यूचर में उस करियर के थ्रू सक्सेस मिलेगी भी या नहीं। तो मेरी बस आपसे एक जनरल क्वेश्चन है कि मुझे क्या क्या ध्यान में रख करके अपना करियर चूज़ करना चाहिए। कृपया इस बारे में प्रेरणा दें। बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे दूंगा। ये सारी समस्या की जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। एक बार मन में तय कर लीजिए कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं। एक प्रकार से आप उस एक पाने के लिए गुलाम बन जाते हैं उसके, और इसलिए आपकी सारी जिंदगी सिकुड़ती चली जाती है। जिंदगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है जी। क्योंकि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बने, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन घर आने के बाद यार डॉक्टर बनना था नहीं बना, डॉक्टर बनना था नहीं बना, यही रोते रहते हैं। और इसलिए क्राइंग की दुनिया नहीं, ट्राइंग की दुनिया चाहिए, रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए, और करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है, और आप करते चलते हैं और बनते चलते हैं। आपको भी पता नहीं होता है क्या बनने निकले थे, क्यों बनने निकले थे। करते करते ही जो बन गए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका आपका एक्सपीरियंस की ताकत, उसका आपका कॉन्फिडेंस, इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये कैरियर नाम का शब्द कुछ बनना तय करके करने से आप गुलाम हो जाते हैं। फिर सारा सोच, दिनचर्या, जीवन, यार, दोस्त सब उसी में सिमट जाता है। करने का इरादा होगा तो सारे रास्ते खुल जाते हैं हर प्रकार से। अगर मान लीजिए आपने तय किया भाई मुझे मुंबई जाना है, फिर कार से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, हवाई जहाज से जाऊंगा, चल करके जाऊंगा, दौड़ करके जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा,
सारी स्वतंत्रता खुली रहती है। और इसलिए आप मन में कुछ करने का इरादा रखिए, स्वतंत्रता को एंजॉय कीजिए, वो आपको एक नई ताकत देगी। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं। इनके मन में एक सवाल है माननीय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों के ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी माननीय कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश, इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की ही होती है। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप पढ़ते रहिए, सीखने की कोशिश करिए, पूरा फोकस लर्निंग पर रखिए, भीतर के विद्यार्थी को जितना ऊर्जावान बना सकते हैं बनाते रहिए। यही जीवन का धर्म बना करके चलिए। एग्जाम और रिजल्ट और अंक ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपने काम किया है, जो रिजल्ट आएगा आएगा। अंक के हिसाब से चलने से हम शायद उस चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते जो पढ़ना चाहते हैं। राजनीति में भी मैं इसी सिद्धांत पे चलता हूं कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए जितना मेरे पास समय है, जितना हमारे पास शक्ति है, जितनी मेरे पास ऊर्जा है, जितनी मेरे पास दिमागी सामर्थ्य है, सब कुछ 125 करोड़ देशवासियों के लिए खपाता रहूं। हर पल समय का क्षण क्षण, शरीर का कण कण 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगाता रहूं। चुनाव आएंगे जाएंगे, वो तो सब बाय प्रोडक्ट होता है जी। और दूसरा, हम लोगों की तो स्थिति ऐसी है, आपकी तो एग्जाम साल में एक बार होती होगी, हमारी दिन में 24 घंटे होती है। और किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में एक नगर पालिका का चुनाव और हार गए तो ब्रेकिंग न्यूज होता है, ब्लो ऑन मोदी। और इसलिए हमारे लिए, और दूसरा है जी, कभी कभार मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया हूँ, बहुत लोगों की बात गले नहीं उतरती है। और दूसरा, मैं अभी भी एक प्रकार से राजनीति की व्यवस्था में हूँ, लेकिन मन स्वभाव से राजनीति में नहीं हूँ। मेरे वो नेचर में ही नहीं है। मेरे नेचर में है कुछ करना है, बस करते रहना। लेकिन जब मैं राजनीति में नहीं था तो पुराने ज़माने में जनसंघ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी और उनका दीपक नाम का निशान हुआ करता था।
और वो पार्टी इतनी गरीब थी कि दीवार पर दीपक पेंट करने के लिए भी उनके पास बड़ा मुश्किल होता था। अब गुजरात में चुनाव थे तो उन्होंने कोई 103 कैंडिडेट खड़े कर दिए और जो मिला लड़ना तैयार हो, लो लड़ो। अब खड़े हो गए सब लोग। 103 में से 99 का डिपॉजिट चला गया, डिपॉजिट जब्त हो गया। और चुनाव में, राजनीति में डिपॉजिट जब्त होना है ना, बहुत बुरा माना जाता है। 4 का बच गया। तो मुझे बराबर याद है कि वो जनसंघ वालों ने इन 4 लोगों का जो डिपॉजिट का पैसा वापस आया, उसकी एक बहुत बड़ी महफिल की, बड़ी पार्टी की और बड़ा आनंद से मिठाई बांट के खाई। क्यों? तो बोले 4 लोगों की डिपॉजिट बच गई है। ये जो मिजाज होता है वो वहां से यहां तक पहुंचाता है। अटल जी कहते थे हार न मानूंगा। ये हार न मानूंगा जो जिजीविषा होती है, ये हर एक के भीतर होनी चाहिए। और इसलिए आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मेरी बोर्ड के एग्जाम के लिए 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है। वो ही मेरी ताकत है, उसी के भरोसे मैं आगे चलता हूं। माननीय, ये आखिरी सवाल था। अपनी तरफ से आप कुछ संबोधित करना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल था जी। चलिए, हमारा एग्जामिनेशन का कार्यकाल बहुत लंबा चला। आप लोग अपने मन से तय करना 10 में से कितना मार्क देना है। तय कर लिया बिना कागज कलम? अच्छा दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देश भर से बालकों से शुभकामनाएं हैं। और मुझे हमेशा रहता है कि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। भारत की विविधता, और तमिल भाषा बहुत कम लोगों को मालूम है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। इतना सौंदर्य है उस भाषा में, लेकिन कभी कभी मैं महसूस करता हूं मुझे आती नहीं है। वणक्कम बोल लेता हूं, बस इससे आगे जान जा पाता। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन बालकों से उनकी भाषा में मैं बात नहीं कर पाया हूं, मैं उनसे फिर एक बार क्षमा मांगूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यवस्था के तहत उन बालकों को भी अगर ये चीज़ें पसंद है, उनकी मातृभाषा में पहुंचाने का प्रयास हो। आप इतनी बड़ी मात्रा में आए और शायद भोजन भी छूट गया होगा आपका, तो मेरा ऐसा ही रहता है, जो कष्ट आप झेलते हैं वो कष्ट मैं भी झेलता हूं। मैं फिर एक बार बहुत सारे देश भर के नौजवानों को, यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आए हुए सभी मेरे युवा साथियों को, आपको एक नया मित्र मिला है और मुझे करोड़ों करोड़ों नए मित्र मिले हैं। इस खुशी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।